हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। YouTube के आपके अपने इस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत मार्क्सवादी लेनिनवादी ढांचे के बारे में। मार्क्सवादी लेनिनवादी ढांचे के प्रयोग करने के कारण क्या थे, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनका अर्थ क्या है, सिद्धांत क्या है और किस प्रकार से इसकी आलोचना की गई, इन सभी चीजों को आज हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरे महायुद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में नए नए प्रत्ययों, नए नए उपागमों का प्रचलन बढ़ने लगा। इनका उद्देश्य राजनीतिक व्यवस्था के बारे में ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करना था जिनसे मुख्य मुख्य क्रांतिकारी परिवर्तनों को समझा जा सके। इनके प्रयोग से राजनीतिक व्यवहार को समझने का प्रयास किया गया, किंतु मार्क्सवादी और लेनिनवादी दृष्टिकोण से राजनीतिक परिवर्तनों को समझने के लिए इसमें प्रयास नहीं किया गया। जैसे जैसे साम्यवाद का पूर्वी यूरोप के राज्यों चीन और रूस में विस्तार हुआ और उसका प्रभाव बढ़ा, राजनीति शास्त्रियों ने मार्क्सवादी लेनिनवादी परिपेक्ष के द्वारा राजनीतिक सामान्यीकरण करने की संभावनाओं की ओर अपना ध्यान देना प्रारंभ किया। राजनीतिक शास्त्रियों का मानना था कि विश्व में साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव से यदि स्वयं को अछूता रखा गया और मार्क्सवादी लेनिनवादी परिप्रेक्ष्य को अनदेखा किया गया तो राजनीतिक व्यवस्थाओं का उनका अध्ययन पूरा नहीं हो पाएगा, वो अधूरा रह जाएगा। मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम के समर्थकों का मानना था कि पाश्चात्य विश्व के विचारक किसी ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन करने में सफल नहीं हुए हैं जिससे सभी प्रकार की राजनीतिक पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। इनका यह भी मानना था कि पाश्चात्य विश्व के विचारकों द्वारा प्रतिपादित जो प्रत्यय थे, जो कॉन्सेप्शंस थे, वो साम्यवादी राज्यों की राजनीति का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं थे। इसी की पूर्ति के लिए तुलनात्मक राजनीति अध्ययन में मार्क्सवादी और लेनिनवादी उपागम का प्रयोग किया गया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मार्क्सवादी लेनिनवादी ढांचे का जो अर्थ है, सिद्धांत, इसके प्रयोग करने के कारण क्या थे, इसकी विशेषताएं क्या हैं और किस प्रकार से इसकी आलोचना की गई। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम का प्रयोग करने के कारण क्या थे। इन कारणों में पहला कारण था सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करने में पाश्चात्य राजनीति शास्त्रियों की असफलता। मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण के समर्थकों का मानना था कि पाश्चात्य जगत के राजनीति शास्त्रियों ने तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों को सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक बनाया, जिससे राजनीतिक घटनाक्रम के सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला जा सके, परंतु ये राजनीति का सामान्य सिद्धांत नहीं प्रस्तुत कर सके और तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन किसी सामान्यीकरण तक नहीं पहुंच सका। दूसरा कारण था पाश्चात्य विकासवादी विश्लेषण का प्रत्यय पतन। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में प्रत्ययों के अर्थ में बहुत भिन्नता पाई जाने लगी। शोधकर्ताओं द्वारा राजनीतिक अध्ययन के क्षेत्र में जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता था, उन्हें उन प्रत्ययों की परिभाषा करना एक साधारण बात हो गई थी। प्रत्यय पतन से तात्पर्य प्रयुक्त प्रत्ययों को पुनः परिभाषित करने से है। पाश्चात्य विकासवादी विश्लेषणों को इस प्रत्यय पतन के कारण ऐसे उपागम की आवश्यकता हुई जिससे प्रत्येक क्रमिकता और अनुरूपता हो। मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण को इस दिशा में उपयुक्त समझा गया। तीसरा कारण था पाश्चात्य ढांचे द्वारा नवोदित राज्यों की राजनीति का संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में असमर्थता। पश्चिमी लेखकों द्वारा प्रतिपादित तुलनात्मक अध्ययनों के उपागम नवोदित राज्यों का संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में असफल रहे, जिससे ऐसे उपागम के उपयोग की निरर्थकता सिद्ध हो गई। मार्क्सवादी लेनिनवादी परिप्रेक्ष्य में नवोदित राज्यों की राजनीति का संतोषजनक स्पष्टीकरण दिए जाने की अधिक संभावना थी, क्योंकि इस उपागम के माध्यम से ही सही ढंग से और सही इकाई से अध्ययन का आरंभ कर तुलना की जा सकती थी। चौथा कारण है साम्यवाद के विभिन्न मॉडलों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए आवश्यक। आज विश्व में साम्यवाद के विभिन्न मॉडल हैं। विभिन्न साम्यवादी राज्यों ने मार्क्सवादी लेनिनवादी के सोवियत मॉडल में संशोधन और परिवर्तन किए हैं। इन विभिन्न साम्यवादी मॉडलों की राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन के लिए मार्क्सवादी लेनिनवादी वर्ग विश्लेषण का अध्ययन करना आवश्यक हो गया। अब हम लोग चर्चा करेंगे मार्क्सवादी लेनिनवादी धारणा का अर्थ और उसके सिद्धांतों के बारे में। मार्क्सवादी लेनिनवादी अध्ययन का दृष्टिकोण का उपयोग विगत 2 दशकों से प्रारंभ हुआ है। मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण के समर्थकों की कतिपय मान्यताएं हैं जिन्हें विस्तृत रूप से समझकर इसकी उपयोगिता को समझा जा सकता है। पहला, औपचारिक संस्थाओं तथा संरचनाओं को कम महत्व। मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादकों का मानना है कि औपचारिक संस्थाओं और संरचनाओं से
राजनीतिक प्रक्रियाओं को एक आधार व दिशा प्राप्त होती है, परंतु केवल इनके ही अध्ययन से राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझना मुश्किल है। राजनीतिक व्यवहार और व्यवस्थाओं को समझने के लिए समग्रवादी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। नंबर 2, अंतःशास्त्रीय अध्ययन दृष्टिकोण। मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण सामाजिक विज्ञानों को स्वायत्त अनुशासनों के रूप में न रखकर अंतःशास्त्रीय अध्ययन के रूप में मानता है। इस दृष्टिकोण के मानने वालों का मत है कि सामाजिक विज्ञानों को स्वायत्त अनुशासनों के रूप में रखने से समस्याओं का समाधान नहीं होता तथा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रश्न राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि पृथक पृथक शैक्षणिक विवादों में उलझ के रह जाते हैं और उनका पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे मार्क्सवादी लेनिनवादी धारणा का जो अर्थ और सिद्धांत हैं उसमें तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है विकासशील राज्यों की समस्याओं और मार्क्सवादी लेनिनवादी धारणाओं में साम्यता। विकासशील राज्यों की समस्याएं मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण के आधार पर भली प्रकार समझी जा सकती हैं, क्योंकि मार्क्सवाद लेनिनवाद की राज्य शक्ति, वर्ग और उद्योगों की धारणाएं विकासशील राज्यों में इनसे संबंधित धारणाओं से साम्यता रखती हैं। साम्यवादी विचारधारा में जिन प्रत्ययों का प्रचलन है वैसे ही समान अर्थ वाले प्रत्यय विकासशील राज्यों में भी पाए जाते हैं। विकासशील राज्यों और साम्यवादी राज्यों में लोकतंत्र का अर्थ बहुत मेल खाता है। नंबर 4, अवधारणाओं, मान्यताओं और प्रविधियों में स्थिरता। मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम की अवधारणाओं, मान्यताओं, प्रविधियों में प्रतिस्थायित्व पाया जाता है। पाश्चात्य राजनीतिक तुलनात्मक विश्लेषण में किसी प्रत्यय का किसी घटना विशेष में सहायक न होने की दशा में उसके स्थान पर नया प्रत्यय बना लेने की परंपरा है। इस प्रवृत्ति से प्रत्यय के अर्थों में अस्पष्टता बढ़ती है। मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम के अंतर्गत प्रयुक्त प्रत्यय वर्ग संघर्ष, राज्य या सरकार के अर्थों में आज तक किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ और यही स्थिरता इस उपागम की स्पष्टता और मदैकता को बढ़ाता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे सिद्धांतों के बारे में। सबसे पहले मार्क्सवादी सिद्धांत के बारे में। मार्क्स ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में किया है। मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद या साइंटिफिक सोशलिज्म के संस्थापक थे। उनका संपूर्ण राजनीतिक चिंतन द्वंद्ववाद के सिद्धांत पर आधारित है। मार्क्स के अनुसार सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। प्राचीन ग्रीस में स्वतंत्र नागरिक तथा दास, मध्यकाल में भूमिपति और दास किसान और वर्तमान समय में पूंजीपति और श्रमिकों अर्थात सताने वाले और सताए जाने वालों के बीच संघर्ष चलते रहते हैं और इसी संघर्ष से ही मानव इतिहास आगे बढ़ा है। राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण और दमन का साधन होता है। समाज में सत्ता प्राप्ति के लिए विभिन्न वर्गों में परस्पर संघर्ष होता रहता है। पूंजीपतियों और श्रमिकों के मध्य संघर्ष में अंत में क्रांति द्वारा सर्वहारा वर्ग विजयी होगा और राजनीतिक सत्ता पर सर्वहारा वर्ग की अधिनायक शाही स्थापित होगी, अर्थात एक ऐसी सत्ता की स्थापना होगी जो किसी भी कानून से शासित नहीं होगा। सर्वहारा वर्ग के अधिनायक के उपरांत वर्ग संघर्ष का अंत होगा और समाजवादी व्यवस्था की स्थापना होगी। धीरे धीरे राज्य की आवश्यकता भी नहीं होगी और राज्य का अंत हो जाएगा। मार्क्सवादी उपागम सामाजिक विरोध के तथ्यों पर बल देने के साथ साथ इनके समाधान का भी विकल्प रखता है, अर्थात वर्ग संघर्ष की अवधारणा के साथ ही साथ वर्ग विहीन अथवा संघर्ष विहीन समाज की बात भी करता है। मार्क्स के अनुसार वर्ग विरोध का अंत सामाजिक विकास के रूप में होगा। मार्क्सवादी उपागम राजनीति के परिचालन में आर्थिक व्यवस्थाओं की भूमिका को बहुत महत्व देता है। आर्थिक व्यवस्था वर्ग संरचना का निर्धारण करती है। वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और विनिमय के साधनों में परिवर्तन से समाज के विभिन्न वर्गों के संबंधों में भी परिवर्तन होता है। इसी प्रकार राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक कारकों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सका, क्योंकि इनसे भी किसी देश विशेष की राजनीति का परिचालन होता है। मार्क्सवाद के आधारभूत सिद्धांतों में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास का भौतिकवादी विवेचन, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही और राज्य विहीन समाज की स्थापना आदि प्रमुख है। अब हम लोग चर्चा करेंगे लेनिनवादी सिद्धांत के बारे में। लेनिनवाद साम्राज्यवाद को पूंजीवाद की अंतिम मंजिल मानता है। लेनिन मार्क्स के अनुयायी थे। उन्होंने अपने समय की रूस की परिस्थितियों को देखते हुए मार्क्सवादी विचारधारा को संशोधित करते हुए व्यवहारिक रूप प्रदान किया। लेनिन ने पूंजीवाद के विकास के लिए मार्क्स द्वारा प्रतिपादित मजदूरों द्वारा क्रांति के सिद्धांत को सार्वभौमिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया और क्रांति लाने में श्रमिकों के साम्यवादी दल की भूमिका को आवश्यक बताया। जनसाधारण में राज्य सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीतिक चेतना एक क्रांतिकारी संगठन द्वारा ही उत्पन्न की जा सकती थी, ये मानना था लेनिनवाद का।
इस क्रांतिकारी संगठन को जनसाधारण का विश्वास और समर्थन प्राप्त करना भी आवश्यक है। उचित समय आने पर पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ क्रांति करना इसका उद्देश्य है। राजसत्ता की प्राप्ति के लिए जनसाधारण का नेतृत्व करने वाला क्रांतिकारी दल साम्यवादी दल ही हो सकता है। साम्यवादी दल का कार्य सत्ता पर अधिकार करना है, श्रमिकों का समर्थन और अंत में जनसाधारण का समर्थन प्राप्त करना है। लेनिनवादी सिद्धांत प्रत्येक राज्य में वर्ग संघर्ष को अनिवार्य बताता है। वर्ग संघर्ष की समाप्ति के लिए वर्ग विहीन समाज आवश्यक है। वर्ग विहीन समाज की स्थापना के लिए श्रमिक वर्ग द्वारा क्रांति के माध्यम से पूंजीवादी राज्य को समाप्त करना होगा। इस प्रकार सर्वहारा वर्ग की अधिनायकशाही स्थापित होगी। सर्वहारा वर्ग की अधिनायकशाही से तात्पर्य साम्यवादी दल की अधिनायकशाही से है, जो संक्रमणकालीन राज्य व्यवस्था के रूप में होगी। इस संक्रमण काल में पूंजीवाद का समूल अंत और साम्यवाद की स्थापना की प्रक्रिया संपन्न होगी। इस काल में वर्ग होंगे, परंतु ये वर्ग पूंजीवादी राज्य व्यवस्था से भिन्न होंगे। अब श्रमिक बहुसंख्यक के रूप में अल्पसंख्यक दमनकर्ताओं, शोषकों और पूंजीपतियों की स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाएंगे। साम्यवादी कार्यक्रम के अनुसार संक्रमण काल में श्रमिक और पूंजीपति वर्ग के बीच भेदभाव बढ़ाने नहीं बल्कि कम करने के प्रयास किए जाएंगे। उत्पादन के साधनों को निजी पूंजी के स्थान पर सामान्य संपत्ति के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। धीरे धीरे पूंजीवादी वर्ग और श्रमिक वर्ग दोनों को मिलाकर एक वर्ग का रूप प्रदान कर दिया जाएगा। यह सच्चे साम्यवाद की स्थिति होगी। जैसे जैसे साम्यवाद की स्थापना होगी, राज्य लुप्त होता जाएगा। पूर्ण समाजवाद वर्ग विहीन और राज्य विहीन होगा। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार काम लेकर उसकी आवश्यकता अनुसार उसे देने का सिद्धांत लागू होगा। लेनिन का मानना था कि संपूर्ण विश्व में एक साथ क्रांति के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। जो देश इस क्रांति के लिए सबसे पहले तैयार हों, वहीं पहले क्रांति की जानी चाहिए। उन्होंने अपने इसी विचार को रूस में व्यवहारिक रूप प्रदान किया। अब हम लोग चर्चा करेंगे मार्क्सवादी लेनिनवादी ढांचे की विशेषताओं के बारे में। इसकी पहली विशेषता है प्रत्ययी स्थायित्व। मार्क्सवादी लेनिनवादी ढांचे में प्रत्ययी स्थायित्व पाया जाता है। प्रत्ययी स्थायित्व से तात्पर्य मार्क्सवादी लेनिनवादी ढांचे में प्रयुक्त किए जाने वाले प्रत्यय और शब्दावलियों की समानता से है। राज्य, सरकार या वर्ग संघर्ष जैसे प्रत्ययों का आज भी वही अर्थ है जो आज से 50 वर्ष पूर्व था। पाश्चात्य तुलनात्मक विश्लेषणों की भांति इन प्रत्ययों की प्रतिदिन नई नई परिभाषाएं नहीं की गईं, जिससे इसमें पाश्चात्य तुलनात्मक विश्लेषणों की भांति विभिन्न समस्याएं, अस्पष्टता और भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन में प्रत्ययों का स्थायित्व आवश्यक है। इनकी समानता और स्थायित्व से ही सही निष्कर्षों तक पहुंचा जा सकता है। किसी दो राजनीतिक व्यवस्थाओं की सही तुलना के लिए इन राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना की इकाइयों के एक ही अर्थ होने बहुत आवश्यक है। प्रत्ययी स्थायित्व में गत्यात्मकता होती है, जड़ता नहीं, क्योंकि बदलती परिस्थितियों में प्रत्ययों का अर्थ नहीं बदलता है। प्रत्ययी स्थायित्व से एक प्रत्यय का एक अर्थ होने से बुद्धिजीवियों, राजनेताओं, नीति निर्धारकों, जनसाधारण का परस्पर संपर्क और संचार स्थापित हुआ। एक प्रत्यय का एक अर्थ होने से प्रत्यय के अर्थ को लेकर किसी विवाद या भ्रांति की स्थिति नहीं आई। प्रत्ययों के स्थायित्व से शोधकर्ताओं को भी सुविधा रहती है, क्योंकि जब प्रत्यय में अस्थायित्व रहता है और उनके विभिन्न अर्थ लगाए जाते हैं, तब अलग अलग शोधकर्ता प्रत्ययों के अलग अलग अर्थ लगाते हैं और कई प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरी विशेषता है समग्रवादी पद्धति, होलिस्टिक अप्रोच। मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण में समग्रवादी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसमें राजनीतिक व्यवस्थाओं की अलग अलग तुलनाएं और अध्ययन न करके उनके प्रत्येक पहलू को दृष्टिगत रखते हुए तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है। किसी देश के राजनीतिक घटनाक्रमों में उस देश विशेष के इतिहास, सामाजिक अवस्था और अर्थव्यवस्था आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी कारण मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण राजनीतिक घटनाक्रम को समझने में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था और राजनीति का समग्रवादी विश्लेषण कर अपना अध्ययन अधिक सुगम, सार्थक और प्रभावी ढंग से करते हैं। तीसरी विशेषता है गत्यात्मक दृष्टिकोण, डायनेमिक अप्रोच। मार्क्सवादी लेनिनवादी ढांचा एक गत्यात्मक दृष्टिकोण है। इसमें इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करते हुए केवल अतीत का ही अध्ययन नहीं किया गया है, बल्कि समाज किस प्रकार विकसित हुआ है, इसके साथ साथ इस बात का भी विस्तृत विवेचन किया गया है कि समाज भविष्य में किस प्रकार विकास करेगा। मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, आर्थिक नियतिवाद, भौतिक द्वंद्ववाद तथा वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन करके
समाज की गत्यात्मकता को समझा और राजनीतिक विश्लेषण में ऐतिहासिक विकास की प्रमुख प्रेरक शक्तियों को शामिल करने को कहा। चौथी विशेषता है सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिक ढांचा, सोशल रिलेवेंट फ्रेमवर्क। मार्क्सवादी लेनिनवादी ढांचा आदर्श सिद्धांतों की काल्पनिक उड़ान में नहीं उड़ता, बल्कि समाज की वास्तविक और सामयिक समस्याओं का विश्लेषण और उनका समाधान करने का प्रयास करता है। इनका मानना था कि तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में समाज से संबंधित समसामयिक समस्याओं, घटना चक्रों का समावेश करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अब हम लोग चर्चा करेंगे मार्क्सवादी लेनिनवादी ढांचे की आलोचना के बारे में। मार्क्सवादी लेनिनवादी ढांचे का तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन में अपना अलग ही महत्व और उपयोगिता है, किंतु अनेक अच्छाइयों के साथ साथ इस ढांचे की आलोचना भी की गई है। मोस्का और पेरेटो ने इस आधार पर मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना की है कि ऐतिहासिक परिवर्तन बहुत जटिल होते हैं और मार्क्सवादी एक ही कारक पर बल देते हैं। आलोचकों का मानना है कि तुलनात्मक अध्ययन में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रविधियों की आवश्यकता पड़ती है और इस ढांचे में सभी का ध्यान रखने का प्रयास किया गया है। सबको समझने के प्रयास में छोटे छोटे तथ्यों की अनदेखी हो गई है। समग्रवादी पद्धति में विश्वास रखने के कारण भी इस ढांचे की आलोचना की जाती है। आलोचकों का मानना है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं की संपूर्णता के लिए उत्तरदायी अनगिनत इकाइयों का एक साथ अध्ययन सार्थक नहीं हो सकता और सभी इकाइयों का एक साथ अध्ययन करना संभव भी नहीं है। मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण सर्वव्यापी और सार्वकालिक सिद्धांतों का निर्माण तो कर देता है, परंतु न तो इन सिद्धांतों के निर्माण के लिए आवश्यक प्रविधियों, विभिन्न प्रकार के पक्षों से संबंधित आंकड़ों के संकलन पर ध्यान देता है और न ही सिद्धांतों को मापने और परखने योग्य तथ्यों पर ध्यान देता है। आलोचकों के अनुसार इसी कमी के कारण इस सिद्धांत की परिशुद्धता निम्न स्तर की रहती है। इस दृष्टिकोण में वर्ग की परिभाषा बहुत व्यापक और अस्पष्ट है। मार्क्सवादी लेनिनवाद का मानना है कि अंत में वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी और वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाएगा। इस विचार में अनेक त्रुटियां हैं और ये विचार आधारभूत सिद्धांत का विरोधी है। मार्क्सवाद लेनिनवाद ने सामाजिक परिवर्तन के लिए अर्थ को आवश्यक माना है। शुम्पीटर और मैक्स वेबर ने इस सिद्धांत की इस आधार पर आलोचना की है कि अनेक मामलों में सामाजिक परिवर्तन अर्थ के बजाय अन्य कारणों से भी हुए हैं। दोस्तों, अभी आपने देखा तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत मार्क्सवादी लेनिनवादी ढांचा जो था उसके प्रयोग करने के कारण क्या थे, उसका अर्थ और उसके सिद्धांत क्या हैं, क्या उसकी विशेषताएं हैं और किस प्रकार से मार्क्सवादी लेनिनवादी ढांचे की आलोचनाएं की गई। तो आशा है कि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत इस विषय पर जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं और जो प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो उपयोगी सिद्ध होगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।